शॉर्टकट बन गया। नेता बनने के लिए आप जोर जोर से चिल्लाइए भीड़ में, और आजकल तो सब अपना कैमरा मोबाइल लेके जाते हैं। सूरा मेरे मज पमान टठाना बेर मनी सिखा पधिंग समाधियानी। दो बातें पूरी दुनिया के अंदर जहां भी चेतना मनुष्य के अंदर है वहां चलती है, एक सहमति की और एक असहमति की। यानी कि किसी चीज के मानना, और अगर वो आपके लिए सुटेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो उसका विरोध करना, उसको नहीं मानना। दुनिया में विरोध के बहुत सारे तरीके हैं। घरों के अंदर बच्चे विरोध करते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, रूठ जाते हैं। जो घर के लोग हैं वो आपस में बोलचाल बंद कर देते हैं, या मौन धारण कर लेते हैं, या कम बोलते हैं, या अपना बोलकर विरोध चुकाते हैं, या चीखते हैं, या चिल्लाते हैं। कई बार वो अलग तरह का व्यवहार भी करते हैं, जिसको कहते हैं हिंसात्मक, यानी हिंसा करने वाला व्यवहार या हिंसा करने वाला विरोध। तो विरोध के बहुत सारे तरीके हैं, और ये सारे तरीके दो भागों में बंटते हैं, एक शांति प्रिय और एक अशांति प्रिय, यानी कि हिंसक। दो तरह के विरोध आते हैं। हिंसक में कहीं तक भी जा सकता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। और जो अहिंसक होता है उसमें बहुत कम लोग हर्ट होते हैं, या परेशान होते हैं, या बीमार होते हैं, पर दोनों ही तरीके विरोध के हैं। ये जो दुनिया के अंदर जितने भी विरोध हैं, विरोध होते हैं, उन विरोधों की सफलता की गारंटी है अगर विरोध एक साथ हो, संघात्मक हो, सांघिक हो, संघ के द्वारा हो, तब विरोध के सफल होने की गारंटी है। और अगर विरोध सांघिक नहीं है, संघ के द्वारा आदेश दिया हुआ नहीं है, संघ के द्वारा निर्देशित नहीं है, या पहले से सब लोगों को एक साथ एक मत के अनुकूल नहीं है, तो उस विरोध के असफल होने की पूरी गारंटी है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। हवा 24 घंटे बहती है पूरी दुनिया में, टुकड़े टुकड़ों में बहती है। जितने भी जीव जंतु हैं वो हवा को पी जाते हैं। आन पान, आना पान बोलते थे पाली में, आना पाना। आन माने सांस और पान माने पीना, यानी सांस को पीना। सारे लोग उस हवा को पी जाते हैं और उसको बदबूदार करके कार्बन डाइऑक्साइड मिला के इसका इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। हवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती जब तक वो टुकड़ों टुकड़ों में रहती है। पर जब हवा इकट्ठी हो जाती है, समग्र हो जाती है, तो तूफान बन जाती है। और जो हवा को 24 घंटे पूरा जीवन पीते हैं वो झुककर सलाम करते हैं, यहां तक कि पेड़ भी झुककर सलाम करते हैं। और फिर उसकी पहचान होती है। जब वो टुकड़ों टुकड़ों में बहती है तो कोई नहीं पूछता उसे, पर जब वो इकट्ठे होकर बहती है तो अच्छो अच्छों को हिला के और अच्छो अच्छों को उखाड़ कर निकल जाती है। तब लोग कहते हैं कि हवा वास्तव में कोई चीज है। ठीक ऐसे ही जो समुद्र है बड़ा शांत है, बड़ा ही गहरा है, बड़ा ही विशाल है, जमीन से 2 गुना ज्यादा बड़ा है, और सबको जीवन दे देता है जितने भी जीव हैं। सारे लोग उसका उपयोग करते हैं, जहाज उस पर तैरते हैं, घूमते हैं, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। पर जब वो गहरा समुद्र तूफान में बदलता है तो अच्छे अच्छे 10-10 मंजिले जहाज को डुबा देता है। और जब वो इकट्ठा होकर सुनामी में बदलता है तो शहर के शहर तबाह कर देता है। तब लोग कहते हैं कि समुद्र ताकतवर है, इसका जवाब नहीं, इसकी बात माननी चाहिए, इसको सलाम करना चाहिए। बारिश होती है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, टुकड़ों में बारिश होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, होती रहती है, लोग कोई उसको तवज्जो नहीं देते। पर जब बादल फटता है तो पहाड़ को बहा के ले जाता है। इतना पानी बरसता है इकट्ठा होकर कि अच्छे अच्छे पहाड़ बह जाते हैं और लोग डूब जाते हैं, त्राही त्राहीमान बन जाते हैं। इकट्ठे होके किया हुआ कोई भी विरोध कभी असफल नहीं होता। ये जो धरना है, ये जो प्रदर्शन है, ये जो जितने भी आंदोलन हैं या विरोध में जितने प्रदर्शन होते हैं, किसी भी असमानता के विरोध में, या किसी घटना के, या किसी भी एट्रोसिटीज के, या किसी भी प्रताड़ना के, या किसी भी
ऐसी बात के जो अधिकार मिलना चाहिए जो नहीं मिलता है। वो सारे के सारे विरोध, जितने भी विरोध हैं वो प्राकृतिक हैं, पर प्रकृति के नियम के अनुसार अगर वो अलग अलग होते हैं और टुकड़ों टुकड़ों में होते हैं और खंड खंड में होते हैं और अलग अलग समय होते हैं और बिना संघ की अनुमति के होते हैं या बिना संघ को विश्वास में लिए होते हैं, संघ का मतलब है सभी लोगों को विश्वास में लिए होते हैं, या बिना संघ की तैयारी के होते हैं यानी कि सभी लोगों की सहमति और तैयारी के बिना होते हैं, तो उनका असफल होना और उसका नुकसान होना लाजमी है। ये प्राकृतिक नियम है। अगर आप आंदोलन, आंदोलन का मतलब है आन और दोलन। आन माने होता है सांस और दोलन माने होता है आगे पीछे, यानी कि जो शरीर जिस सांस से हिलता है, आंदोलन का मतलब है कुछ हिलना। अभी तो दोलन बोलते हैं, दोलक बोलते हैं। और धरना का मतलब होता है जमीन पर बैठ जाना, धरना यानी कि हिलना नहीं। और विरोध प्रदर्शन का मतलब होता है कि जो बात हमें पसंद नहीं आई उसका पूरा दर्शन करना, दिखाना, उसको पूरा दिखावा करना कि देखो हमें तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, इसका पूरी तरह से लोगों को बताना। ये बुद्ध के समय पूरी तरह से इतिहास में आ गया था, क्योंकि बुद्ध के जो लोग थे, जो भिक्खु थे और स्वयं बुद्ध थे, उन्होंने इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत की। बुद्ध ने जितने भी पाप कर्म थे उनका विरोध किया। बुद्ध ने जितने भी आडंबर थे उनका विरोध प्रदर्शन किया। बुद्ध ने जितनी भी कुरीतियां थी, चाहे वो झूठ बोलने की है, चाहे वो शराब पीने की है, चाहे वो व्यभिचार करने की है, चाहे वो हत्या करने की है, चाहे वो चोरी करने की है, और भी बहुत सारी थी, वो सारी की सारी उन बुराइयों का उन्होंने जड़ से विरोध किया। और इस विरोध करने में जो लोग इससे फायदा उठाते थे या जो लोग इन आदतों में थे, उन लोगों ने बुद्ध का विरोध किया, क्योंकि बुद्ध को उनकी बात पसंद नहीं आई और उन लोगों को बुद्ध की बात पसंद नहीं आई। बुद्ध के जितने भी सिपाही थे, यानी संघ के जितने भी संघी थे, जिनको भिक्खु और भिक्खुणी कहते हैं, उन्होंने आंदोलन चलाया। और आंदोलन चलाने के लिए वो जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले गए। तो कोई आसानी से नहीं गए। जिन लोगों की बुराइयां हटा रहे थे उन लोगों ने भी विरोध किया, उन्हें पता नहीं था। और जिन लोगों को उन बुराइयों से फायदा होता था, जो नशा पता बेचते थे, जो व्यभिचार करते थे, करवाते थे, उनका धंधा बंद होने लगा। जो आडंबर करते थे उनका धंधा बंद होने लगा, उन्होंने विरोध किए। तो भिक्खुओं को विरोध प्रदर्शन बहुत झेलने पड़े। कभी उनको मट्टियां उनके ऊपर फेंकी जाती, कभी कीचगारा, कभी ईंट मारी जाती, कभी उनका खाना बंद कराया जाता, कभी उनको गाली गलौच होती, कभी उनका बिहार से निकलना मुश्किल हो जाता, कभी उनके ऊपर लाछन लगाए जाते। बुद्ध के ऊपर तो हत्या का लाछन भी लगा, व्यभिचार का भी लाछन लगाया गया और भिक्खुओं पे भी लाछन लगे। पर वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो समग्र रूप से एक साथ सांघिक आदेश के तहत में, संघ के आदेश के तहत में डटे रहे, लगे रहे, और ऐसी सफलता मिली कि जैसी सफलता दुनिया में किसी को आज तक मिली नहीं। पूरी दुनिया में छा गए, पूरी दुनिया में वो नियम बता दिए और वो आज तक चलते हैं। कितना बड़ा काम किया और कितना बड़ा उसका असर रहा संघ के कारण। अगर खाली बुद्ध वो काम करना चाहते तो नहीं हो सकता था। ये विरोध के प्रदर्शन उस समय जो पाप कर्म के खिलाफ हुए, उसके बाद बहुत शांति रही और लोग पूरा जीवन आराम से जीते रहे। पर जब तक संघ रहा तब तक चलता रहा, और जब संघ को तोड़ा गया, और सबसे ज्यादा जो अचंभित करने वाली बात है, जो सबसे ज्यादा खराब बात लगती है, वो ये है कि तोड़ा भी बुद्ध के नियम को समझकर। क्योंकि बुद्ध ने जब ये नियम बताए थे कि किसी राज्य को तब खत्म किया जा सकता है कि अगर उसके राज्य के लोग रोज ना मिलें, आपस में बात ना करें, सन्निपात बाहुल ना करें, तो उन लोगों को खत्म किया जा सकता है, उनको वहां से मारा जा सकता है, उनको हराया जा सकता है। ये बात जब बुद्ध ने बताई थी, जिनको 7 अपरिहार्य नियम बोलते हैं, उनमें से एक नियम था, तब से ये बात दुनिया को पता चली कि किसी गण परिषद में, किसी संघ में अगर उस संघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो फिर वो लोग अगर विरोध भी करते हैं तो वो समग्र विरोध नहीं होता, वो सांघिक विरोध नहीं होता, फिर वो वर्गों का विरोध होता है।
वर्ग यानी सेक्शन, जो टुकड़े उनके किए गए हैं, जो सेक्शन उनके बनाए गए हैं, उनका विरोध होता है। तो विरोध का सिद्धांत है, अगर विरोध करने वाले लोग 100 हैं और जिनका विरोध हो रहा है वो भी 100 है, तो टक्कर बराबर की रहेगी। जीतेगा वो जो सच्चा है, क्योंकि सच्चाई का जोश और सच्चाई की ताकत साथ रहे। पर अगर विरोध करने वाले 200 लोग हैं और विरोध का सामना करने वाले 100 हैं, तो विरोध करने वाले जीतेंगे। और अगर विरोध करने वाले 50 हैं और जिनका विरोध कर रहे हैं वो 100 हैं, तो विरोध करने वाले हारेंगे। ये नियम, इतना सटीक नियम बुद्ध ने बताया। इसी नियम को देखकर जो राजा था उसने चढ़ाई की, और चढ़ाई करने के बाद जो कलिंगा जीता उसने, वो सारा का सारा कलिंगा वैसे ही जीता जैसे बुद्ध ने बताया। वहां व्यभिचार भेजा, वहां पाप कर्म भेजा, वहां लालच भेजा, वहां के लोग तोड़े गए, वहां के लोग पापी बनाए गए। और वो जो संघ टूटे बाद में, वो छोटे 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 वर्गों में बदल गए, और वर्गों से, समुदायों से उनके नाम रख दिए, और वो नाम उनकी जाति पर पड़ गए। और वो इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि जिन लोगों का वो विरोध करना चाहते थे, वो संख्या में उनसे कई गुना ज्यादा हो गए। 6700 टुकड़ों में जब कोई संघ टूटता है, तो जो उसका विरोधी है वो हर टुकड़े से बड़ा हो जाता है, और वो फिर अलग अलग सबको मार सकता है। वही नीति जो बुद्ध ने बताई थी, उसको उल्टा घुमाकर संघ के ऊपर अप्लाई किया, और संघ पूरा पूरा बिखर गया। ऐसा नहीं कि लोगों ने विरोध नहीं किया, जो समझदार लोग थे उन्होंने विरोध किया, पर विरोध दब गया, विरोध दबा दिया गया। उस विरोध के स्वरूप में जिनका विरोध किया, बाद में उनकी हत्याएं की गई, क्योंकि संख्या बल कम रह गया, और संख्या बल कम रहने से वो लोग गुलाम बन गए, मारे गए, खत्म हो गए। विरोध प्रताड़ना में बदल गया, और प्रताड़ना लगातार चलती रही। जिन भी लोगों ने, जो उस समय के जानकार लोग थे, विरोध किया और विरोध स्वरूप बहुत सारी बातें की, उनके विरोध को दबाने के लिए उनकी सारी चीजें छीन ली गई। उनकी बोलने की आजादी छीन ली गई, उनके कपड़े पहनने का तरीका छीन लिया गया, उनका अच्छा जीवन रहने का छीन लिया गया, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनके पैसे, उनके काम, उनके रोजगार छीन लिए गए, उनकी सेहत छीन ली गई, उनकी औरतें छीन ली गई, उनके बच्चे छीनकर गुलाम बना लिए गए, क्योंकि वो संख्या में बहुत कम रह गए। और जब वो विरोध करते थे तो पिटते थे, क्योंकि अगर 2 लोग विरोध करेंगे और 4 लोगों का विरोध करेंगे तो 4 लोग पीट जाएंगे और जीतेंगे। प्राकृतिक नियम है। इसलिए आज तक जो विरोध चलता आ रहा है, उस विरोध में कामयाबी नहीं मिली। ये बात चलती रही आगे, और ये विरोध ज्यादा पुराना नहीं है, 400-500 साल पहले का विरोध है। जब यहाँ अंग्रेज आए और अंग्रेज रहने लगे, तो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए ज्यादा लोग नहीं थे भारत के अंदर। और जो 13 प्रकार के बाहर जो इन्वेडर्स आए, उनका भी विरोध करने के लिए ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं थे, क्योंकि संघ टूट चुका था। इसलिए अंग्रेजों का जो विरोध करने वाले लोग थे, वो बहुत संख्या में बहुत कम थे। इसलिए वो सत्तासीन हो गए और वो यहाँ पर शासक बन गए। क्योंकि भारत महाभारत गणराज्य संघ से तोड़कर यहाँ जैसा कि 600-700 प्रकार की जो सल्तनत बनी, 600-700 प्रकार के टुकड़े बने, वो अंग्रेज नई बंदूकें लेके आए और वो उनपे हावी हो गए, और फिर उन्होंने साम दाम दंड भेद छल कपट की सारी नीतियां अपनाई। उन अंग्रेजों का विरोध करने के लिए इस टूटे हुए छोटे भारत को एक रणनीति अपनानी पड़ी। उस समय तो बड़ा भारत था, क्योंकि पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था, काफी बड़ा भारत था। क्या रणनीति अपनाई? संघ बनाया जाए। और संघ बनाने के लिए नारा बना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। क्योंकि इनको जो बांटा गया, इनको जो लड़ाया गया, और ये अंग्रेजों ने नहीं बांटा, अंग्रेजों से पहले बांटा गया। अंग्रेजों ने तो इसका इस्तेमाल किया। तो जिन्होंने बांटा था उनको पता था कि अगर बटे रहेंगे तो अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ेगा कौन? लड़ेंगे तो समड़, वमड़ तो लड़ते नहीं। इसलिए कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और आज ये नारा नहीं चलता, कोई इसका नाम भी नहीं लेता। ये इतना बढ़िया नारा था जो संघ बनाता था पूरे देश को, पर चलता नहीं, क्योंकि 47 के अंदर ही इस नारे को तोड़कर मुस्लिम अलग कर दिया और हिंदू अलग कर दिया, सिख अलग कर दिया और ईसाई अलग कर दिया। तो उसके बाद नारे का नाम कौन लेता? जिन्होंने नारा अपने काम के लिए बनाया, उन्होंने संघ बनाकर देश ले लिया,
और देश हाथ में आ गया तो संघ की क्या जरूरत है? अगर संघ बना रहेगा तो देश पर राज कैसे करेंगे? इसलिए संघ तोड़ दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा है वो खत्म कर दिया। उसका कोई नाम लेवा नहीं, आज के समय कोई बोलता नहीं, कभी सुना नहीं होगा आपने, दिखाई नहीं देता है। ये वही नारा है जिससे भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से। और जब बाबा साहब यहां आए उस समय तक हमारी हालत पूरी तरह से खराब थी। जो अंग्रेजों से हमें मिली थोड़ी बहुत बोलने की आजादी या थोड़ा बहुत पढ़ाई की आजादी, उसका फायदा बाबा साहब अम्बेडकर या 2 4 5 10 लोग और थे, उन्होंने उठाया सारे समणों में। और जब उठाया तो सारा का सारा जितना भी फायदा वो दे सकते थे अपने समाज को, उन्होंने अपना जीवन, अपना परिवार, अपने बच्चे कुर्बान कर कर दिया। क्योंकि संघ को दोबारा से जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ की। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, उन्होंने पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि जहां जहां भी जीते हैं इकट्ठे हुए हैं तो जीते हैं। और इकट्ठे होने की प्रक्रिया उन्होंने बनाई जितना एक अकेला व्यक्ति कर सकता है। कुछ लोग उन्होंने एससी के नाम पे जोड़ दिए, कुछ लोग उन्होंने एसटी के नाम पे जोड़ दिए और कुछ लोग उन्होंने ओबीसी के नाम पे जोड़ दिए। 6,743 लोगों को 3 बड़े बड़े संघों में उन्होंने इकट्ठा कर दिया। कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे। वो धरना प्रदर्शन जितना वो जानते थे, जहां तक वो कराना चाहते थे और जितना वो समझते थे उतना ही उन्होंने कराया। उन्होंने धरना प्रदर्शन को प्रमोट नहीं किया कभी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बात बात पे जाके डंडे लेके खड़े हो जाओ या बात बात पे जाके प्रदर्शन करो, कभी नहीं किया उन्होंने। उन्होंने सिंबॉलिक किए, सिंबॉलिक। कालाराम मंदिर पे जाके सिंबॉलिक बताते हैं कि इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहा हूं ताकि तुमको ये पता चले कि तुम्हारी यहां एंट्री नहीं है, इस मंदिर के अंदर तुम्हें कोई पूछता नहीं है, तुम हिंदू नहीं हो। इस बात को लोगों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने पिटाई खाई। मंदिर में जाना उद्देश्य नहीं था, ये उन्होंने साफ बताया। ऐसे प्रदर्शन किए। ऐसे प्रदर्शन बाद में 1 2 सिंबॉलिक रूप से साहब काशीराम ने भी किए। पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपको प्रदर्शन या धरनों से ही सब चीज प्राप्त होगी। किसी ने ये नहीं कहा कि आपको विरोध प्रदर्शन से सब चीज प्राप्त होगी। पर विरोध प्रदर्शन करने का एक शॉर्टकट बन गया। नेता बनने के लिए आप जोर जोर से चिल्लाइए भीड़ में, और आजकल तो सब अपना कैमरा मोबाइल लेके जाते हैं, लाइव भी दिखाते हैं और अलग अलग टाइम पर जाते हैं। सबका शॉर्टकट है कि इस धरना प्रदर्शन करने से, चाहे उस धरना प्रदर्शन का रिजल्ट कुछ भी आए, पर व्यक्तियों को बहुत फायदा होता है, व्यक्तियों का चेहरा चमकता है और सरकारें चाहती हैं कि धरना प्रदर्शन होते रहें। लोग धरने प्रदर्शन में उलझे रहेंगे तो आगे की बात नहीं समझ पाएंगे। किसी बात का विरोध करने के 2 तरीके प्रकृति ने बनाए हुए हैं, एक है तुरंत और एक है हमेशा के लिए परमानेंट, जो लंबा होता है। जैसे 2 तरह की बीमारी होती हैं। डॉक्टर जब इलाज करता है तो देखता है कि ये जो इलाज करना है इसका अभी का परमानेंट सिम्टम क्या है। जो सिम्टम के आधार पर, लक्षण के आधार पर होता है उसको तुरंत करता है। पर जो क्रॉनिकल होता है, जो लंबी बीमारी का होता है, जो बीमारी आदत में आ गई है, उसका लंबा इलाज चलता है। जड़ से बीमारी तब जाएगी जब लंबा इलाज चल के डॉक्टर की बात मानते हुए दवाई खाएंगे। पर लक्षण जो आते हैं तुरंत के, पेट में दर्द है या कोई जख्म है या कहीं कोई सूजन आ गई है, उसका इलाज भी डॉक्टर करता है। तो 2 तरह के दुनिया में इलाज होते हैं। हमारे लोग लंबे इलाज पर यकीन करना भूल गए, जैसा कि बुद्ध ने 45 साल तक इलाज किया और परमानेंट जीत हासिल की। उनको तुरंत तुरंत चाहिए, तुरंत तुरंत, तुरंत तुरंत भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा आज हमारा मर रहा है तो हम उसका प्रदर्शन ना करें, ये गलत होगा। अगर हमारे बच्चे को मारा जाता है या हमारे किसी महिला की कोई बेइज्जती की जाती है या बलात्कार होता है या कहीं कोई प्रताड़ना होती है, तो तुरंत तुरंत भी इलाज होना चाहिए। अगर तुरंत तुरंत इलाज नहीं होगा तो लंबा इलाज भी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए धरने प्रदर्शन जितने भी हैं वो होने चाहिए। अगर असहमति है, अगर कानून नहीं सुनता है, अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं, जब सारी स्थिति खत्म हो जाती है, जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है हर जगह से, तब आदमी धरना प्रदर्शन के लिए आता है, तब धरना प्रदर्शन करता है। पर धरना प्रदर्शन अलग करने से और नुकसान होता है। अगर आपने धरना प्रदर्शन किया
एक व्यक्ति ने एक कोई समूह बनाया, कोई संगठन बनाया, उसने आज किया, दूसरे ने कल किया, एक ने दिल्ली में किया, एक ने इलाहाबाद में किया, एक ने कहीं किया, और सामूहिक नहीं किया। वो लगता ऐसा है कि सामूहिक है, सब लोगों को उत्तेजना है, सब लोगों को दुख है, सब लोग साथ हैं, सरकारों को भी लगता है, पर सरकार अंदर से ये जानती है कि ये आपस में रोज लड़ते हैं। और ये जो घटना होती है धरना प्रदर्शन की, उससे पहले ये सब लड़ रहे थे। सरकार को एक एक चीज पता होती है, उसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, वो सब जानती है कौन व्यक्ति किसका विरोधी है और कौन व्यक्ति कहाँ किसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, कौन सा संगठन कब टूटा और कौन सा संगठन के अंदर क्या हो रहा है, कौन से लड़के नेता बनने के लिए लालायत हैं और कौन से बच्चे अभी जानते नहीं हैं, और कौन सा ब्यूरोक्रेट है जो एमपी एमएलए बनने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है, और कौन सा नेता है जिसको टिकट चाहिए और कौन कैसा आदमी है जिसको पैसा चाहिए, उसको सब पता रहता है। सरकार के पास बड़ा सिस्टम है, और उस बड़े सिस्टम के कारण वो सब चीजों को जानती है। इसलिए जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं वो अपना आकलन नहीं करते, ना ही वो पहले से एक साथ बैठते हैं। जब भी कोई ऐसी एट्रोसिटीज होती है, जब भी कोई ऐसी प्रताड़ना होती है जो प्रताड़ना झकझोर देती है पूरे समाज को, उसका फायदा उठाने के लिए ये तुरंत तुरंत वाले लोग आ जाते हैं बिना सोचे समझे, जिसका बाद में नुकसान होता है। कोई ये कहता हो कि आंदोलन का जो तुरंत फ्रंट वाले आंदोलन हैं, जो किसी घटना पर आधारित हैं, जो किसी मर्डर पर आधारित हैं, जो किसी इलाज के ऊपर बनाए जाते हैं, उसका कोई फायदा है, तो वो अपने 70 साल का, 200 साल का, 300 साल का इतिहास उठा के देख ले। हर आंदोलन के बाद जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, उसके बाद में हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद फिर घटना हो जाती है। एक माहौल सा बनता है, सब लोगों को लगता है कि हमको ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग चेहरे चमकाने वाले आ जाते हैं, कुछ नेता बनने वाले आ जाते हैं, कुछ सचमुच में भी आते हैं। लोगों की भावनाएं उस समय बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, उसका फायदा उठाने के लिए सब उनका हीरो बनने के लिए, उनका नेता बनने के लिए आ जाते हैं। पर घटना नहीं रुकती, घटना फिर होती है। और ये जितने भी लोग हैं घटना के बाद नहीं बैठते, और ये कभी एक साथ आने की सोचते भी नहीं, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री बनना है और सबको मुख्यमंत्री बनना है। किसी को सामाजिक कार्यकर्ता या आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारी नहीं बनना है। ये जो नई जो चीजें आई हैं और जो उनके दिमाग में डाली गई हैं, क्योंकि दुर्घटना या घटना या प्रताड़ना या हत्या या बलात्कार के ऊपर प्रदर्शन करने से नेता माना जाता है। ये नेता मानने का जो समाज ने स्वीकृति दी है, जो समाज इसको स्वीकारता है कि बहुत ज्यादा बोलता है तो नेता है, बहुत चीखता है तो नेता है, जाके वहां लाश पे खड़ा होता है तो नेता है, सरकार के खिलाफ बोलता है तो नेता है, सरकार को गाली बकता है तो बड़ा नेता है, और प्रधानमंत्री को गाली बकता है तो सबसे बड़ा नेता है, आडंबरों को गाली बकता है तो जवाब नहीं, इसका क्रांतिकारी है। ये मान्यताएं जितना भी समाज है उसको बंद करनी पड़ेंगी अगर अपना भला चाहता है तो। और अगर ये मान्यताएं बढ़ाता रहेगा समाज, और ऐसे चीखने चिल्लाने वाले लोगों को उनको हीरो मानता रहेगा, उनको नेता मानता रहेगा, तो इतनी बाढ़ आ जाएगी, इतनी बाढ़ आ जाएगी कि इस बाढ़ में सारे बच्चे मारे जाएंगे, सारी महिलाओं का बलात्कार होगा और कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्योंकि जो तुरंत कार्रवाई होती है, जो तुरंत विरोध होता है, वो सड़कों पे हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो गली में हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता सरकार को। पर अगर सारे लोग सड़क पे आके खड़े हो जाएं, सारे लोग एक साथ और एक टाइम और एक दिन, तो सरकार कहती है सलाम आपको, ये लो 2 अक्टूबर 2 अप्रैल 18, ये लो तुम्हारा जो एक मैंने अधिकार दिया था उसे वापस करते हैं, क्योंकि संघ बन गया, एक साथ सड़क पे आ गए। कोई नहीं चिल्लाया, कोई नहीं चीखा, किसी ने डिमांड नहीं की, कोई कहीं नहीं गया, सब सड़क पे आ गए, संघ बन गया तो अधिकार वापस हो गया। सरकारें संघ की बात मानती हैं। अलग अलग समय पे आए हुए दल बल, अलग अलग समय पे आए हुए नेता, अलग अलग समय पे आए हुए लोग, अलग अलग समय पे गए हुए चीखने चिल्लाने वाले लोग, बिना रणनीति के, बिना इकट्ठे और बिना समाज की इच्छा के आए हुए लोग, उनको सरकार कोई तवज्जो नहीं देती। यही कारण है कि हर लाश के बाद लाश गिर रही है, हर बलात्कार के बाद बलात्कार हो रहा है, हर बच्चे के बाद दूसरा बच्चा मारा जाता है, प्रताड़ना हो रही है, सारे अधिकार जा रहे हैं, पर रुक नहीं रहे हैं। तुरंत तुरंत में बहुत सारी एनर्जी है। अगर आप माहौल उठा के देखेंगे तो जब भी कोई घटना होती है तो सारे लोग आंदोलित हो जाते हैं, पर परिणाम तो उल्टा आता है।
जैसे ही आंदोलित होते हैं, उस आंदोलन के बाद में प्रताड़ना रुकनी चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए, सजाएं होनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। पर वहां तो मामला टाटा फिस है, कहीं कुछ नहीं होता। हमारे जो लोग घटना के बाद में एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने के लिए भी एड़ियां रगड़ते हैं, एड़ियां। उनको एफआईआर की कॉपी भी अवेलेबल नहीं होती, जो नेट पर होती है वो भी नेट से नहीं मिल पाती उनको, और वो उसको उपलब्धि मान लेते हैं कि हमें एफआईआर की कॉपी मिली। एक ऐसी घटना नहीं है जिस घटना के बाद में दूसरी घटना रुकी हो, या किसी घटना का ऐसा कोई सिंबल नहीं बना हुआ है जहां 2 4 5 लोगों को सरकार ने या कानून ने फांसी दी हो और वो घटनाएं रुक जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो घटनाएं होनी शुरू हुई हैं, ये घटनाएं अंग्रेजों के बाद ज्यादा होनी शुरू हुई है, और ये एक चलन सा बन गया है। क्योंकि अंग्रेजों के समय जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में 2 तरह के आंदोलन चले थे। एक चला था शांति का आंदोलन और एक चला था उग्र आंदोलन। दुनिया में कहीं भी कोई भी उग्र आंदोलन कभी सफल नहीं हुआ। उसके लोगों को, आंदोलन करने वालों को उग्रवादी कहा जाता है, और उग्रवादी को आतंकवादी, और आतंकवादी और उग्रवादी की जो सजा मिलती है बाद में, वो सजाए मौत मिलती है। अगर आपको यकीन ना हो तो जो भगत सिंह जो हैं, उनका आपने कहीं भी बहुत बड़ा जो कहीं कोई स्मारक या कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कभी नहीं देखा होगा, और चंद्रशेखर आजाद का भी नहीं देखा होगा। क्योंकि जितने भी उग्र जो लोग थे, उनको जब सरकारें जाती हैं तो उनके खिलाफ में ऑर्डर पास करके जाती हैं कि ये देश के गद्दार और देश के उग्रवादी रहे हैं। इसलिए उनके नाम की छुट्टियां तक नहीं होती, क्योंकि सरकारों से समझौते होते हैं कि ये हमारे उग्रवादी हैं, हम तुमको सरकार देकर जा रहे हैं, पर इनको उग्रवादी का स्टेटस रहा। जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका तो पता भी नहीं चला। उनको तो इतना बड़ा उग्रवादी माना गया, जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चलाया देश को आजाद करने के लिए, कि उनकी आप कहीं कोई जयंती, कहीं जयकारे, कहीं उनका अमृत महोत्सव, कहीं उनका बहुत बड़ा किला, या कहीं बहुत बड़ा उनका म्यूजियम, या बहुत बड़ी उनकी प्रदर्शनी कभी नहीं देखोगे। कोई सरकार नहीं उनका दे सकती, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को उग्रवादी होने के नाते पनिशमेंट दी हुई है, उन पर उग्रवादी का टैग है। सफलता जो मिलती है, जो शांति वाले, जो अहिंसक वाले जो लोग होते हैं, उनको ही सत्ता मिलती है, उनको ही पावर मिलती है, और वही मजाक करते हैं और वही जीतते हैं। इसलिए जो यहाँ भारत के अंदर जो छोटे छोटे नियम लागू हुए, असहयोग आंदोलन या व्यापार बंद करने का आंदोलन, व्यापार बंद कर दिया, कपड़े जला दिए, अंग्रेजों का व्यापार बंद कर दिया, उनका असहयोग करना बंद कर दिया, उनके ऑफिसों में काम करना बंद कर दिया, उनके यहाँ जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग थे उन्होंने हथियार डाल दिए। ये जो असहयोग वाला और जो व्यापार बंद करने वाला जो अचूक फार्मूला था, ये शांति के आंदोलन में आता है। ये शांति के आंदोलन बुद्ध से सीखे लोगों ने, क्योंकि बुद्ध का आंदोलन उग्र नहीं था, इसलिए बुद्ध के आंदोलन को कामयाबी मिली। यहाँ जितने भी लोग हमारे लगातार अपनी एनर्जी और ऊर्जा बहा रहे हैं, और बार बार हमसे भी आके कह रहे हैं आप उसमें क्या कर रहे हैं, आपने उसमें क्या काम है, क्या नहीं है, वो यहाँ स्पष्ट सुन लें। ये संघ जो होता है एक बहुत लंबी लड़ाई है, और ये जीवन पर्यंत चलेगी, ये जीतने के बाद भी चलेगी। पिछली बार हमने गलती की कि संघ हमारा जीत गया, पर हमने संघ को बचा कर नहीं रखा, संघी बनकर हमने काम नहीं किया, इसलिए वो संघ के टुकड़े टुकड़े होते चले गए और वो जातियों में बदल गया। पर इस बार वो गलती नहीं होगी। इस बार संघ जीतेगा, और जीतने के बाद लगातार काम करता रहेगा, तब हम सफलता हमेशा पाएंगे। बुद्ध ने कहा था कि ये संघ 1000 साल तक चलेगा, और 1617 साल तक हम उस संघ की रोटी खाते रहे। अगर उस संघ को पॉलिश करते रहते, उसको चमकाते रहते, उसके नियमों को मानते रहते, उसकी बात मानते रहते, तो वो संघ आज भी काम करता। हमें आज ये एक्सरसाइज करने की, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर कोई बात नहीं, लड़ना जीवन होता है और लड़ना चाहिए। इसलिए संघ में सब लोगों को खूब काम करना चाहिए। कहीं अगर तुरंत ऐसा लगे कि तुरंत कहीं कुछ करना है या आंदोलन करना है तो करना चाहिए, पर शांति से करना चाहिए। 2 फोन आए आज मेरे पास में, उन्होंने कहा हम ज्ञापन देना चाहते हैं पुलिस में या जिले अधिकारी को या कहीं, तो क्या समर संघ के नाम से दे दें। समर संघ के नाम से ज्ञापन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संघ कभी भी किसी भी हालत में अपना नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज नहीं कराते।
संघ की कोई ऐसी चीज नहीं होती जो सरकारी खातों में दर्ज हो। ना संघ कहीं रिक्वेस्ट करते हैं, ना कुछ मांगते हैं, ना कहीं ज्ञापन देते हैं, ना ही वो नाम रजिस्टर्ड कराते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। पर जो लोग ज्ञापन देना चाहें वो वी द पीपल पे बैक टू सोसाइटी के नाम से दे सकते हैं, क्योंकि वी द पीपल बहुत चलते हैं। वी द पीपल तो सभी हैं, वी द पीपल तो भारत के संविधान की एक लाइन है। आप वी द पीपल पर लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लोगो समर संघ को रिप्रेजेंट करता है। आपको लोगो लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब का फोटो लगाइए, पे बैक टू सोसाइटी लिखिए, वी द पीपल लिखिए संविधान की लाइन, और जो ज्ञापन देना है नाम लिख के फोन नंबर दीजिए। पर समर संघ की अगर कोई सरकारी मांग में या अपनी तरफ से समर संघ लिख के देता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है, संघ की नहीं है। संघ डिनाई कर देगा, क्योंकि संघ रजिस्टर्ड नहीं है, और संघ कभी रजिस्टर्ड होगा नहीं, और संघ कभी डिमांडिंग नहीं है। संघ कभी हाथ फैला के मांगेगा नहीं। संघ सरकारों से बड़ा होता है, संघ तो देश होता है। इसलिए संघ जाके ये नहीं कहेगा कि ये प्रताड़ना हुई है तो इसमें हमारी ये मांग है, ये डिमांड है। हाँ, वी द पीपल कह सकते हैं, क्योंकि वी द पीपल पे बैक टू सोसाइटी अलग है, या कोई और कहीं कोई संगठन है उसका आप फायदा लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, और आगे भी इसको ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं, सारे लोग हैं, वो जब भी किस तरह की कोई बात होगी उसके शांति प्रिय आंदोलन में जाएंगे। पर संघ आपसे ये कहता है, ये एडवाइज करता है कि किसी भी हालत में पुराने महापुरुषों की तरह, उनकी समझदारी की तरह समझदारी आपने रखनी है, और उग्र आंदोलन में नहीं जाना है, हिंसक आंदोलन में नहीं जाना है। संभावना अगर हिंसक आंदोलन की है तो वहां से आपको चले आना है। हिंसक आंदोलन से, जिनके विरोध में आंदोलन होता है, हमेशा उनको फायदा होता है, क्योंकि पावर उनके पास होती है। और अगर आप हिंसक आंदोलन नहीं भी करोगे तो वो उसको हिंसक आंदोलन में बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे 2 अप्रैल 18 के आंदोलन को सफलता होने के बाद में कई जगह गोलियां चलवाई गई, कई लड़कों को बंद किया गया, खामे खा की रिपोर्टें लिखी गई, और वो आज तक भी परेशान है। वो हिंसक बनाया गया, वो हिंसक नहीं था। उसको उग्र बनाया जाता है किसी की पिटाई करके, किसी को मार के, या गोली चला के, या भगदड़ करा के, या उकसा के, या अपना आदमी भेज के। उससे सावधान रहना है, तो कामयाबी आपको मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो आंदोलन होता है वो आंदोलन होता है वैचारिक और विचारधारा का। हमें वी द पीपल चाहिए, और वी द पीपल समर संघ के विचार के चाहिए। समर संघ का विचार माइंड से आता है, मन से आता है। अगर आप अपनी बातों से, अपनी चीजों से आप उनको समझाएंगे तो वो आपके विचार का आदमी हो जाएगा, आपकी संख्या बढ़ जाएगी। और सरकार को पता चल जाता है, जब हम शांति प्रिय अपना सम्मेलन करते हैं, संगति लगाते हैं, कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस विचारधारा के हैं, तो सरकार फिर उसी विचारधारा में आ जाती है। जिस विचारधारा के ज्यादा लोग होते हैं, सरकारें ऑटोमेटिक अपने आप को उसी में चेंज कर लेती हैं, क्योंकि सरकारें लोगों के पीछे चलती हैं। अगर 51% लोग एक विचारधारा के हो गए तो बाकी लोग भी, सरकारें भी उसी विचारधारा की हो जाती हैं। जो पाकिस्तान से और जो अफगानिस्तान से और जो बांग्लादेश से जो लोग यहाँ आए थे, खासतौर से अफगानिस्तान से, ईरान से, और पंजाब पंजाब जो पाकिस्तान के अंदर है, वो लोग यहाँ आकर किसी भी हालत में हिंदू कल्चर को नहीं जानते थे, उनको हिंदू कल्चर का पता भी नहीं था। पर वो लोग सारे के सारे गुरु नानक की कल्चर मानते थे, और वो सारे सारे लोग गुरु नानक को अपना गुरु मानते थे, और वही कल्चर थी उनकी। पर यहाँ आकर उन्होंने हिंदू कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि बहुमत हिंदू कल्चर का था। इसलिए जिसका बहुमत होता है, जिसका मत होता है, सारी चीजें उसकी तरफ झुक जाती हैं, और जिसका बहुमत नहीं होता है उसके विरुद्ध हो जाती है। तय आपको करना है कि आपको अपना जो बहुमत है, जो संख्या है, जो वी द पीपल है, वो शांति से बढ़ानी है, या आपको उग्र होके पहले ही शहीद हो जाना है। इच्छा आपकी है, जैसे चाहे वैसे करे। पर यह बात सब लोगों को बताई जाए और समझाई जाए कि अगर आप इस तरह से करोगे तो जो इसका असर आता है, वो असर तब तक नहीं रहेगा जब तक आप इकट्ठे होकर ना करो। तुरंत इलाज भी जरूरी होता है, पर एक दिन और एक समय और एक टाइम से पहले बैठिए, पहले बात कीजिए, पूरे संघ को, पूरे समाज को साथ ले लीजिए, उनका आदेश लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, लोगों को बताइए, और फिर आप सड़क पे आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोगों का जब सहमति बन जाती है तो सरकार अपने आप पता कर लेती है कि भाई इतने सारे लोग इतने साथ हैं, तो उन लोगों को जिनकी सहमति एक साथ बंद कमरों में और हॉलों में हो जाती है, उनके मरने वालों को मिलते हैं 5 करोड़ और 2 सरकारी नौकरी, और जिनके लोग अलग अलग होते हैं, जिनकी सहमति अलग अलग होती है, उनको मिलते हैं 5 लाख रुपए और डंडे। तय आपको करना है कि आपको इकट्ठे होकर आंदोलन करना है, या टुकड़ों में बन बन के आपको सबको अलग अलग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है। जीतेंगे वही जो इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे।
आज तक दुनिया में जहां जहां भी इकट्ठे हुए हैं, आंदोलन उन्हीं के सफल हुए हैं। और जो जो इकट्ठे होकर आंदोलन नहीं करते हैं, उनके नाम और निशान भी नहीं बचे कि वो आंदोलनकारी कहाँ थे और वो आंदोलन कहाँ थे। ऐसे कितने मुख्यमंत्री और ऐसे कितने प्रधानमंत्री जो आंदोलन के थ्रू बनने आए, उनका आता पता भी नहीं है कि वो कहाँ गए और कहाँ आए। इसलिए हर काम जुड़ के करना है, हर काम संघ की सहमति से करना है, हर काम लोगों को मनवा के करना है, हर काम की पहले सहमति बनानी है। संघ के जितने संघी हैं वो इस काम में लग जाए, क्योंकि हम भी प्रदर्शन करेंगे, हम भी धरना देंगे, पर उन लोगों के खिलाफ देंगे जो 29 लाख संगठन है। इस बात का धरना प्रदर्शन करेंगे और बार बार करेंगे कि तुमको अकल कब आएगी बेअकलो, कि अगर तुम इकट्ठे हो जाते तो तुम कभी हारते ही ना, कभी नहीं हारते। जो इकट्ठे होते हैं वो कभी नहीं हारते। इस बात का धरना प्रदर्शन हम हर संगठन के यहाँ करेंगे, जितने संगठन चलाते हैं उनके यहाँ करेंगे। और उनको हम अभी तो हम बोल रहे हैं, जब हम संख्या में बड़े हैं तो उनके घर घर जाके हम प्रदर्शन करेंगे कि तुमको निकम्मों कब अकल आएगी, तुमने सारे बच्चे मरवा दिए, ये धरने प्रदर्शन में इतने चले गए, तुम इकट्ठे हो जाते तो धरने प्रदर्शन की तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चे मरते ही नहीं। इस बात की गारंटी है। ये बात समझाने के लिए हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और उन 29 लाख संगठन के नेताओं के घर पे करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे, जीतेंगे। संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। संगम नमामि संगम बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। बहुत साधुवाद सर। संगम नमामि सबको संगम साधुवाद। संगम नमामि साधु 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 साधु। बहुत बहुत साधुवाद सर। अभी भी किसी को डाउट है, क्लैरिफिकेशन, कोई बात करनी है? आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि। Dutiyampi sangam saranam gacchami.
शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि